Hello everyone, welcome back to TET PGT English preparatory classes. Today we are going to discuss over John Galsworthy's one of the most famous drama, Justice, that was published in 1910. आज हम जॉन गाल्सवर्दी के ड्रामा जस्टिस पर डिस्कशन करेंगे। आपको जानना चाहिए, गाल्सवर्दी tried to show in this play that there is no justice in our legal system. जॉन गाल्सवर्दी ने अपने इस ड्रामा जस्टिस में ये शो करने का प्रयास किया है कि हमारे लीगल सिस्टम में कोई न्याय नहीं है, क्योंकि जस्टिस का जो प्रोटैगनिस्ट है फाल्डर किस मना स्थिति में वो चेक को अल्टर करने का काम किया। he committed an act of forgery in which mental situation legal court ignores that, and legal court sentenced him 3 years for this act of forgery. आइए हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स पर। आप देख रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर है आपका फाल्डर। ये इस ड्रामा का, जस्टिस प्ले का ये प्रोटैगनिस्ट है। इट मीन्स फाल्डर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर around which the play moves. The whole play moves around the personality of Falder. ये यंग क्लर्क थे in the solicitor's firm run by वाल्टर हो, जेम्स हाउ या वाल्टर हाउ के द्वारा चलाई जा रही सॉलिसिटर ऑफिस में ये क्लर्क थे। सेकंड आपका कैरेक्टर है रूथ हनीवेल। ये फाल्डर्स लवर है, एंड पर्टिकुलर सच अ वुमन दैट वाज टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड। रूथ हनीवेल को फाल्डर के लवर के रूप में भी जानते हैं, एंड ही वॉज ऑल्सो अ टॉर्चर्ड वुमन बाय हर हस्बैंड। थर्ड और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का जेम्स एंड वाल्टर हाउ। ये सॉलिसिटर फर्म चलाते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका रॉबर्ट कॉक्सन। ये मैनेजिंग क्लर्क है उसी सॉलिसिटर ऑफिस में जो कि जेम्स हाउ के द्वारा और वाल्टर हाउ के द्वारा संचालित है। कावले, आपको जानना चाहिए, कावले ये एक बैंक क्लर्क थे इस ड्रामा में। बैंक क्लर्क या कैशियर। क्यों? जब फाल्डर चेक 90 रुपीस की चेक को 90 बनाता है और जिसका पता फर्म ओनर को चलता है वो बैंक में जाके इंक्वायरी करता है, तो ये ही कावले बैंक कैशियर थे, बैंक क्लर्क थे, जो जानकारी देते हैं
क्योंकि जो फर्म ओनर थे जेम्स हाउ, तो वो तो कहते भाई मैंने 9 पाउंड का चेक दिया था, ये 90 कैसे, तो वेरीफाई कराते हैं, दिखाते हैं। कार्ल जो कि बैंक कैशियर रहते हैं कि ये 9990 मतलब अल्टर किया गया था, उसे करेक्शन करके 9 को 90 बनाया गया था। तो ये कावले बैंक क्लर्क रहे या बैंक कैशियर रहे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर वेस्टर की। वेस्टर ये डिटेक्टिव हैं जॉन गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस में। ही रोल एज अ डिटेक्टिव, वेस्टर इज अ डिटेक्टिव, वाइल वुडर ये चीफ वार्डन ऑफ द जेल रहे। जब इन्हें 3 साल की सजा हो जाती है, जेल हो जाती है, तो वहीं पर ये चीफ वार्डन रहते हैं वुडर। हेक्टर फ्रोम फादर्स एडवोकेट, ये फादर के एडवोकेट कोर्ट में गया, कोर्ट में फादर का वकालत करने के लिए हेक्टर फ्रोम को हायर किया गया था। हेक्टर फ्रोम वाज फादर्स एडवोकेट who not attempting to deny that his client did alter the check due to temporary aberration. फादर के ये हेक्टर फ्रोम फादर के लॉयर थे जिन्होंने ये प्रयास तक नहीं किया कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो उसे मना करें, डिनाई करें कि उनके क्लाइंट ने इस चेक में जो भी फोर्स किया है, जो भी बदलाव किया है, अल्टर हुआ है, वो टेम्पोरेरी एबेरेशन के कारण हुआ है, तत्कालीन मानसिक तनाव, मेंटल रेडनेस के कारण हुआ है। इस बात का भी पक्ष नहीं रखा। और उसके बाद ये नवा कैरेक्टर है 9th हैरोल्ड क्लीवर। हैरोल्ड क्लीवर ये एन ओल्ड एडवोकेट थे और ये काउंसिल फॉर क्राउन, इट मींस ये गवर्नमेंट एडवोकेट थे। काउंसिल फॉर क्राउन की तरफ से, क्राउन मींस राजा की तरफ से, शासन की तरफ से ये लॉयर थे, एन ओल्ड एडवोकेट रहे। तो इस तरीके से हमने कैरेक्टर्स के विषय में जाना। वी have just discussed about characters of justice, and after then we should know about villain in this play. Then there is no villain in this play. There is no villain who can be held responsible for tragedy. इस प्ले में ऐसा कोई विलेन नहीं है कि जिसे इस ड्रामा में जो भी ट्रेजेडी हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया जा सके। The real villain is law. जो रियल विलेन है वो हमारा लॉ है, which consider only action, not bother about the motivated that motivated action. मतलब रियल विलेन इस प्ले में जॉन गाल्सवर्दी ने लॉ को बताया है, जो केवल एक्शन पर सोचता है, उसके विषय में विचार करता है और उस एक्शन के पीछे मोटिवेशन है, जिस एक्शन के पीछे मोटिवेशन क्या रहा, किस कारण से उसने ऐसा काम किया, इस पर विचार नहीं करता है। तो रियल विलेन जॉन गाल्सवर्दी ने हमारे लीगल सिस्टम को बताया है, हमारे लॉज को बताया है। आफ्टर देन we should know that father, as I have just discussed some minutes ago,
Falder was a young clerk in solicitor's office run by James Howe, and who forces to check to help his married heart sweetheart. ये जिसने उस चेक में परिवर्तन किया, अल्टर किया अपने उस मैरिड स्वीट हार्ट के लिए, जिसे वो उसके हस्बैंड से बचाना चाहता था। आपको मैंने अभी कैरेक्टर के समय बताया था कि रुथ हनीवेल का हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर करता था, और संयोग से जब हमारा फॉल्डर उसके विषय में जाना तो उसे सिंपैथी हुई, उसका सिंपैथी कन्वर्टेड इनटू लव, और जब अपने हस्बैंड के टॉर्चर को बताती तो उसने डिसाइड किया कि तुम्हें हस्बैंड से दूर भेजेंगे, उसके लिए हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें ये टॉर्चर नहीं हम सहने देंगे। तो फॉल्डर जो कि क्लर्क रहे, जिन्होंने चेक में अल्टर किया, परिवर्तन किया, क्यों? टू हेल्प द मैरिड स्वीट हार्ट। क्यों किया? हेल्प करने के लिए उस मैरिड स्वीट हार्ट जो कि रुथ हनीवेल थी। एंड ही आल्सो कन्फेसेस द फोर्जरी। उसने उस अपने जालसाजी को एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया, प्लीडिंग अ मोमेंट ऑफ मैडनेस। बताया कि मानसिक तनाव के दौर पर, मानसिक पागलपन के कारण मेरे को समझ में नहीं आया, सोचा यही एक कारण है निजात दिलाने का, तो मैंने अपने मानसिक दबाव और तनाव के कारण, मैडनेस के कारण मैंने ऐसा काम किया। उसे एक्सेप्ट किया इस बात को, लेकिन ही वॉज कन्विक्टेड, उसे अपराधी माना गया, एंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू 3 years ऑफ पेनल सर्विट्यूड, और उन्हें 3 साल की सजा दी गई विद पेनाल्टी। इसके पहले जब जेम्स हो ने बैंक क्लर्क के कावले से पता किया, भाई हमने 9 पाउंड का चेक दिया था, ये 90 कैसे हो गया, 90 कैसे यहां से निकला, तो जब बताया तो फाल्डर begged so much before James Howe, बहुत गिड़गिड़ाए, he begged pardon, he said sorry, and he also promises that he will not do such any type of work in future, कोई काम नहीं करेगा। And he also promised to James Howe that he will pay this money gradually, इस पैसे को मैं धीरे धीरे पे कर दूंगा, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन उसने सुना नहीं, इस मैटर को कोर्ट में ले गया, और कोर्ट में भी उस होने वाले काम के पीछे का रीजन क्या था, रिस्पॉन्सिबल वो फैक्ट क्या था, उस पर विचार किए बिना उन्हें 3 year की सजा देती है पेनाल्टी सहित। तो इस तरीके से आपको लग रहा है कि जो प्रयास पूर्वक आप तक ये टीईटी पीईटी कॉम्पिटेंट्स के लिए मैं वीडियोज भेज रहा हूं, ये यूजफुल है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम नेक्स्ट इसके ड्रामा पर डिस्कशन करेंगे, वो ड्रामा है पिजन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू lead a short discussion about John Galsworthy's famous play, Pigeon, that was published in 1912. You should know this play is conversion of Island Pharisees that appeared in 1904. यानी कि आपको जानना चाहिए ये जो ड्रामा है पिजन, जो 1904 में आइलैंड फेरिसीज इनका फर्स्ट कंपोजिशन, फर्स्ट नॉवेल आई थी, वही ये 1912 में पिजन के रूप में अपीयर हुई है। 1904 में जो नॉवेल कंपोज की गई, जिसे
आइलैंड फेरिसीज का नाम दिया गया, उसे ही 1912 में द पिजन ड्रामा में कन्वर्ट किया गया। बहुत यूनिक पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और आपको जानना चाहिए, दिस प्ले एक्सपोजेस द एविल्स ऑफ शेल्टर हाउसेस एंड पुअर हाउसेस। ये ड्रामा एक्सपोज करता है उन बुराइयों को जो शेल्टर हाउस और पुअर हाउसेस के माध्यम से व्याप्त थी समाज में। उस समय लोग पब्लिक वेलफेयर, पुअर वेलफेयर के नाम पर शेल्टर हाउसेस चलाते थे, पुअर हाउसेस चलाते थे, गवर्नमेंट से डोनेशन लेते थे और उस डोनेशन का यूज उनके वेलफेयर में कम, स्वयं के लिए ज्यादा करते थे। तो इस ड्रामा में एक्सपोज किया गया है एविल ऑफ शेल्टर हाउसेस को और पुअर हाउसेस को। यह क्वेश्चन आ सकता है, जॉन गाल्सवर्दी exposes in which drama to the evil of shelter houses and poor houses। जॉन गाल्सवर्दी ने अपने किस ड्रामा में शेल्टर हाउस के एविल्स को एक्सपोज किया है? तो उसका आंसर होगा पिजन, द पिजन। आपको बता दें, दिस प्ले डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ रिक्लेमिंग द सोशल आउटकास्ट। ये प्ले सोशल आउटकास्ट यानी कि सामाजिक निर्वासन, जो समाज से बाहर किए गए लोग हैं, जिन्हें लोग मानते हैं ये हमारी सोसाइटी में रहने का इनका लेवल नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम को जॉन गाल्सवर्दी ने डील किया है इस पिजन के माध्यम से। ऐसे लोग जो सोशल आउटकास्ट का शिकार हैं, जिन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया है, समाज से निर्वासित किया गया है, बहुत ही दबे कुचले लोगों पर फोकस किया है जॉन गाल्सवर्दी ने इस ड्रामा पिजन। दिस प्ले ड्रामाटाइजेस अ प्रॉब्लम वेल नोन टू चैरिटेबल सोसाइटीज द वर्ल्ड ओवर। और इस ड्रामा के माध्यम से जॉन गाल्सवर्दी ने ड्रामा द पिजन के माध्यम से पूरी दुनिया में व्याप्त जो चैरिटेबल सोसाइटीज हैं, उनके प्रॉब्लम्स को ड्रामाटाइज किया है। पूरे वर्ल्ड में जो चैरिटेबल सोसाइटीज बनाई जाती हैं, जो एनजीओज बनाए जाते हैं, जिस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, वो उद्देश्य की भरपाई कम करते हैं, उससे सिर्फ उसका बेनिफिट अधिक लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को इस पर एक्सपोज किया है, इस पर दिखाया है जॉन गाल्सवर्दी ने। आपका नेक्स्ट ड्रामा पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, द स्किन गेम। डिस्कशन करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्ले स्किन गेम की। स्किन गेम दैट वाज पब्लिश्ड इन 1920। इस स्किन गेम के दो चीफ कैरेक्टर्स हैं, उनमें से ये दोनों चीफ कैरेक्टर हैं हिल क्राइस्ट और सेकंड है हॉर्न ब्लोअर। ये टू मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के, हिल क्राइस्ट एंड हॉर्न ब्लोअर। हिल क्राइस्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंग्लैंड। जो हिल क्राइस्ट हैं ये प्रेजेंट करते हैं इंग्लैंड के जमींदारों को, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को।
जमींदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि हॉर्न ब्लोअर ये रिप्रेजेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर क्लास को। ऐसा क्लास जो फैक्ट्रीज, मिल्स, कंपनीज के ओनर हैं। ये दो रिच क्लासेस के बीच क्लैश को दिखाता है। इसमें एक कैरेक्टर और भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो कैरेक्टर है क्लो। क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इन विच ड्रामा ऑफ जॉन गाल्सवर्दी द कैरेक्टर क्लो इज फाउंड। कहां पर पाया जाता है ये कैरेक्टर क्लो? तो आपको जानना चाहिए ये कैरेक्टर क्लो स्किन गेम का कैरेक्टर है, और ये क्लो डॉटर इन लॉ ऑफ हॉर्न ब्लोअर है। हॉर्न ब्लोअर की डॉटर इन लॉ है, और इसके पास्ट के विषय में लोग संदेह करते हैं। हैज क्वेश्चन्ड पास्ट, इसका जो अतीत है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसका अतीत क्लो, जो कि हॉर्न ब्लोअर की डॉटर इन लॉ है, इसका पास्ट में बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं। संदेह के घेरे में है इसका पास्ट। और मैंने अभी बताया, दिस ड्रामा shows the clash between two classes interests। दो क्लासेस के, दो वर्गों के अपने अपने इंटरेस्ट्स के क्लासेस को दिखाता है। और यहां पर जो दो क्लासेस हैं जिनके बीच क्लैशेस हो रहा है, टकराव हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, वो है ओल्ड क्लास ऑफ नोबल्स और अरिस्टोक्रेट। जो पुराने सामंत हैं इंग्लैंड के, जो पुराना रईस वर्ग है इंग्लैंड का, एक वर्ग ये है, और दूसरा है न्यू रिच क्लास। जो न्यू रिच क्लास हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर हो गया है, ओनर ऑफ फैक्ट्रीज एंड मिल्स है, एक क्लास ये है। यही जो इंग्लैंड के सामंत हैं, ओल्ड क्लास ऑफ नोबल्स हैं, उनके बीच, और जो ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच एक क्लैश है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जॉन गाल्सवर्दीज विच प्ले थीम इज हु टचेस पिच शैल बी डिफाइल्ड। ये थीम जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले की है? तो इसका आंसर है, आप समझ रहे होंगे, द स्किन गेम। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।